चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का लीगल और अदर अफेयर्स, दैट इज लेसन नंबर 4 ऑफ करंट अफेयर्स। समझ में आई बात? तो लीगल अफेयर्स और अदर अफेयर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या लीगल अफेयर्स में अपडेट्स है, क्या उसके अंदर अदर अफेयर्स में और क्या क्या अपडेट्स है, वो सारी चीजें हम आपके सामने आज क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। भाई एकदम कान लगा के ध्यान से सुनना, ये बातें बहुत मजा आएगा। समझ में आई बात? तो चालू करते हैं। सर यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जजमेंट्स, उनके बारे में, है ना, ये सारी चीजें, और बहुत मजे की बात पता है, आपके इंस्टीट्यूट, आपके और हमारे इंस्टीट्यूट दैट इज ICSI, इनके बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो बहुत मजा आने वाला है, एकदम दिल थाम के बैठो। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है ना। तो भाई साहब, हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है ना, जहां पे अगर दो लोगों को आपस में कोई दिक्कत है या दो लोगों को आपस में कोई मैटर है, तो वो सॉल्व कराने के लिए वो कहां पे जाते हैं, जुडिशियरी सिस्टम के पास जाते हैं। तो सर ये जो जुडिशियरी सिस्टम होता है, ये किस तरीके से रन करता है? यानी डायरेक्टली मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, मेरे को कोई दिक्कत है सामने वाले से, तो हम दोनों सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ये नीचे से लेके ऊपर तक चलता है, मतलब सबसे नीचे इसके होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, इसको हम बोल सकते हैं। तो जब वो मैटर, छोटे मोटे मैटर्स होते हैं, या सबसे पहले अगर आपको कोई मैटर है, कोई झगड़ा है, तो सबसे पहले आप कहां पे लेके जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाते हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जिसको हम बोलते हैं, वहां लेके जाते हो। अगर वहां से भी, दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाँ, मैं आपकी भाषा में लिख देता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहां पे भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है यार नहीं यार, यहाँ पे जो फैसला सुनाया गया है, ये न्याय के मंदिर में जो फैसला सुनाया गया है वो मेरे फेवर में नहीं है, मतलब वो गलत है, वो मैं उससे मानने को तैयार नहीं हूं, है ना। तो देखो, दो पार्टी रहेंगी, एक पार्टी जिसके अगेंस्ट में आएगा, एक पार्टी जिसके फेवर में आएगा। अब फेवर वाला पगला थोड़ी ना है कि वो ऊपर जाएगा वापस से दूसरे कोर्ट के पास। तो जो प्रॉब्लम में आया, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया है और उसको लगता है नहीं यार मैं तो सही हूं और ये डिसीजन गलत हुआ है या डिसीजन में कुछ दिक्कत है, तो वो फिर इनके पप्पा मतलब कहां जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। कहां जा सकता है, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। और हाई कोर्ट के भी डिसीजन से अगर वो उसको दिक्कत है, तो फिर वो उसके आखिरी डिसीजन के बाद कहां जा सकता है, सुप्रीम अथॉरिटी दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम मतलब लास्ट, बस इसके ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, इनका फैसला इज फाइनल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है या फैसला रहता है, दैट इज फाइनल। अब इसको अगर तुमको चेंज करना है, तो फिर तो तुमको कानून में ही क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। या राष्ट्रपति कुछ केसेस में इंटरफेयर करते हैं, बट वो अलग मैटर हो गया, फांसी वैसी की केसेस में, कि किसी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी वैसी दे दिया और राष्ट्रपति चाहे तो उनको दया दे सकते हैं। मतलब पॉइंट इज दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, कि भाई राष्ट्रपति चाहे कि भाई इसकी गलती नहीं थी, सुधर गया अब ये बंदा जो भी है, या इसकी गलती थी से मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से इसने गुनाह कर दिया, तो वो सब के लिए राष्ट्रपति चाहे तो माफी दे सकता है, बट वो हमारे काम की बात नहीं है। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट। समझ में आई बात? तो अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। मतलब इसके बाद तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। हाई कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो गलत है, मैं उसको नहीं मानता, बिल्कुल जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में मेरे बच्चा तुम कहीं नहीं जा सकते। आई बात समझ में? तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, ठीक है भाई, हम सबको मालूम है, डिस्कस कर चुके हम। हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विद 3 टायर स्ट्रक्चर। 3 टायर स्ट्रक्चर के साथ दिया गया है। फर्स्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के बारे में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट को भी अथॉरिटी कहां से मिलने वाली, सब लोगों को सब जगह सब पावर्स कहां से मिलती है, तो सर सब पावर, जैसे वो जादू को धूप से मिलती थी, वैसे ही हम सबको कहां से सारी पावर्स मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आई बात? हमारी सारी पावर हमारी कंट्री की कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, प्रोवाइड्स अ प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5। सर ये पार्ट वर्ड याद करना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एंड चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशियरी, नहीं याद करना है ऐसा कुछ लाइन यहाँ पे, सेक्शन और चैप्टर, है ना, कोई लॉ सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ रहे हो। आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, मतलब अगर आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ोगे बेसिकली, तो वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी जुडिक्शन पावर, समझ में बात, उसके प्रोसीजर्स के बारे में वहां पे आप पढ़ते हो। बट वहां पे दिया हुआ है, मतलब बेसिकली आर्टिकल, जैसे
लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स। समझ में आई बात, प्रोविजंस को डिवाइड करने के लिए वहां पे क्या बनाया गया है, आर्टिकल्स बनते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124(1) स्टेट दैट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में 7 जज होंगे और 7 जज के अलावा उनका एक हेड होंगे, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आई बात, तो एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 7 सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, जज होंगे, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर। पार्लियामेंट अगर लॉ बना के लार्जर नंबर बोलती है तो वो 7 की जगह ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो आज की तारीख में कितने हो गए हैं, 34 हो गए हैं। हम पढ़ेंगे एक बार और, समझ में आई बात। तो पार्लियामेंट में पहले अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सीधा बोला कि भाई 7 जज रहेंगे ऑफ नॉट मोर देन 7 जज। समझ में आई बात, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक रहेंगे। लेकिन अगर चाहे तो लॉ से हम उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपेलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी। मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है, जो हाई कोर्ट की अपील से उसके अगेंस्ट में बात कर सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोई अगर फाइल होता है तो वो भी ले सकता है, बड़ा मैटर है कोई तो। हाउएवर देयर आर मल्टीपल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ऑब्वियसली बात है दैट इज सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ते क्या है, सुप्रीम कोर्ट दैट इज नंबर ऑफ जजेस बिल हैज बीन एडेड 4 मोर जजेस टू स्ट्रेंथ। अभी हमने पढ़े थे, अभी ऐसे हम लोगों ने जब क्या पढ़े थे, पॉलिटिकल अफेयर्स, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। यस, इट इंक्रीज जुडिशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम 31 टू 34। अब 31 से कितनी कर दी गई हो, 34। यहाँ तो 7 दिया है लेकिन वो अभी कितनी हो गई टोटल, 34 इंक्लूडिंग सीजीआई। यहाँ पे बोला गया था टोटल 8 हो रहे थे इनके हिसाब से, लेकिन अब वो कितनी हो गई है, 34 हो गई है। और इसके अंदर सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इंक्लूडेड है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अगर हम जजेस देखें सुप्रीम कोर्ट के तो वो कितने हैं, 33 है। वो कितने जजेस है, 33। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, हमने पढ़े थे, 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। द पार्लियामेंट ऑथोराइज टू रेगुलेट देम। हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, वो जजेस की नंबर संख्या बढ़ा सकती है। सर क्यों संख्या बढ़ाना जरूरी है, सर देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में। अगर आप 1950 की बात कर रहे हो तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे इतने कोई मैटर्स नहीं थे, मतलब जितना इतने कोई हमारी कंट्री में क्या नहीं थे, मैटर्स नहीं थे। समझ में ही बात। लेकिन धीरे 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 वो मैटर्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे। कोर्ट्स में जजेस की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है, अब बढ़ते जा रही है। तो उन लोगों ने उस टाइम पे क्लियर बोला कि अभी 7 इज सफिशिएंट एंड 8 इज सीजीआई, दैट टोटल नंबर ऑफ 8 इज सफिशिएंट। जैसे अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं अब केसेस बढ़ रहे हैं, मैटर्स बढ़ रहे हैं कि और जजेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो जजेस वहां पे क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पावर दे दी गई। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये संख्या बढ़ाने का पावर पार्लियामेंट को है ना। संख्या मतलब जो नंबर ऑफ जजेस है कि वो 7 थे तो उसको 33 कर दिया, दैट इज 8 फ्रॉम 34 हो गए इंक्लूडिंग सीजीआई। समझ में बात। लेकिन अपॉइंट करने का पावर, अगर सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहा हूं तो उनको अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। समझ में बात। हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सॉरी द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते मेरे भाई। तो ये किसके कौन अपॉइंट करेगा, CGI. The CGI is appointed by the president after consultation with the other judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary. The CGI जो है वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट के CGI is appointed मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनका हेड कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय whom, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके कंसल्टेशन से, तो अदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनके कंसल्टेशन से वो क्या कर सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि हाई कोर्ट के जजेस की भी अगर राय लेनी है तो वो डीम्स नेसेसरी, अगर लगता है प्रेसिडेंट को, तो वो भी वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। The other judges are appointed by the president after consultation with the CGI. देखो अब CGI के कंसल्टेशन से वो जो अदर सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। तो CGI को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से, उनको अगर जहां पे भी नेसेसरी लगता है तो। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं अदर जजेस की, तो वहां पे वो सीजीआई से क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, क्योंकि उनके अंडर ही सारे जजेस क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाकी अपॉइंट होंगे। समझ में ये बात। और अगर अगेन उनको लगता है, सॉरी हमारे प्रेसिडेंट को, जो कि कौन है, रामनाथ कोविंद जी। समझ में ये बात। तो रामनाथ कोविंद जी को अगर लगता है कि भाई साहब नहीं क्या नहीं, सर भाई साहब नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है हाईकोर्ट वगैरह की जज की कंसल्टेशन लेने की, तो वो ना ले। लेकिन अगर
वो चाहे तो उनकी भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। अब ये देखो एक बड़ीदार मजेदार पॉइंट आ गया। अब मैं अभी तक बोल रहा था कि भाई साहब चीफ जस्टिस की परमिशन नहीं, सॉरी, कंसल्टेशन किसको लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट को लेनी पड़ेगी। बट तुम लोग समझ रहे थे सर ये कंपलसरी है क्या, क्यों पूछे वो, मतलब क्यों कंसल्ट करे। तो देखो भाई साहब, सीजीआई का अगर अपॉइंटमेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर अपॉइंटमेंट है, तब वहां पे कौन ना ले अगर कंसल्टेशन, तब वहां पे अगर प्रेसिडेंट कंसल्टेशन ना ले जो पुराने सीजीआई उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। वो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस से कंसल्टेशन ले सकते हैं उनको लगता है तो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला हुआ है कि जब भी अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, whenever other supreme court judges का अपॉइंटमेंट होगा, तो at that time of appointment of other supreme court judges कंसल्टेशन किससे लेनी पड़ेगी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एंड दैट इज ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेशन है, ऐसा नहीं कि वो चाहे तो प्रेसिडेंट लेंगे या ना चाहे तो ना लेंगे, नहीं, उनको उनसे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। क्लियर बात, ये बात समझ में आई। तो अगेन वापस से, कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में सर? सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाओ साहब, वापस से फटाफट, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाओ साहब, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर 7+1, मतलब 7 इज सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड 1 इज उनके सीजीआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 8। बट वो अब चेंज हो गए, कितने हो गए, 34। पहले वो 31 थे, बट अमेंड हो गए, अब कितने हो गए वो 34, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 34 के अंदर चीफ जस्टिस आ गए। अब अगर सीजीआई का अपॉइंटमेंट करना है तो सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए कंपलसरी क्या है, कंपलसरी है क्या प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे अदर जजेस से? नो। बट इफ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट कंपलसरीली किसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अगर किसका अपॉइंटमेंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट के अलावा जो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस है उनका अपॉइंटमेंट करना है तो कंपलसरी सीजीआई के साथ क्या करना पड़ेगा, सीजेआई के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, अब ये तो होगी सुप्रीम कोर्ट की बात है। हमने एक और चीज देखी कि हमारे यहाँ पे कौन सा वाला मैकेनिज्म चल रहा है, 3 टायर स्ट्रक्चर चल रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। समझ में आई बात? ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या करी, देखी। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए, बढ़िया जजेस आए। अब एक होली प्रोजेक्ट था हमारा, होली प्लेसेस का एक प्रोजेक्ट था, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने उसका पिक्चर मतलब पूरा क्लियर कर दिया है। चारधाम यात्रा को एक हाईवे था वो कनेक्ट करने वाला था, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। समझ में आई बात? तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड द डेक्स ऑफ फॉर द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अगस्त 19 which will connect the 4 holy places of Uttarakhand through 900 kilometers of all weather road। भाई साहब 900 किलोमीटर के रोड से वो चारों जो हमारे क्या है चारधाम यात्रा जिसको हम बोलते हैं, समझ में बात? वो होली प्लेसेस है हम लोगों की, चारधाम यात्रा है, तो उसको क्या कर दिया, उसके हाईवे को मंजूरी अब मिल गई है। समझ में बात है ना? अब अगर बात करूं सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने वहां का प्रोजेक्ट क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। द अपेक्स कोर्ट आल्सो आस्क्ड द, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब समझ में बात, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। द अपेक्स कोर्ट आल्सो आस्क्ड, अपेक्स कोर्ट एज एन व्हाट, सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स कोर्ट कौन है मेरे बच्चा? अपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। द अपेक्स कोर्ट आल्सो आस्क्ड द यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री टू फॉर्म अ हाईवे पावर्ड कमिटी। अच्छा, उनने एक चीज क्लियर बोल दी, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट आएंगे वगैरह जो आएंगे, इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, तो उसके लिए एक हाई पावर्ड कमिटी अपॉइंट करो बोले। समझ में आई बात? टू लुक इनटू एनवायरमेंटल कंसर्न, मतलब बीच में जंगल आ रहे हैं, बीच में कुछ इन्वायरमेंट को लॉस थोड़ा नुकसान हो रहा, तो उसके लिए उन लोगों ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के लिए पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ मतलब यूनियन इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है उनको क्या कर दी, बोल दी कि आप एक कमेटी बनाओ और उन कमेटी का काम रहेगा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को क्या करे, वो डील करे। अब बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन सूर्यकांत modified an earlier order of National Green Tribunal by constituting a fresh high powered committee। अब देखो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो पहले वाला मैटर था, मतलब जो उन लोगों का डिसीजन था, उसको चेंज करा, मॉडिफाई करा गया, और हाई पावर्ड कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री। अब देखो डिफेंस मिनिस्ट्री से भी आ गए और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से भी आ गए, मतलब उन सब की कमेटी बनाई गई और उनको 4 महीने का समय दिया कि रिकमेंडेशन आप दो। मतलब बेसिकली अब वो जो बीच में दिक्कतें आ रही थी वो प्रोजेक्ट हाईवे प्रोजेक्ट बनाने की, अब उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है दिक्कतों को। एज पर डिसीजन द कमिटी शैल होल्ड क्वार्टरली मीटिंग देयर आफ्टर एंश्योर कंप्लायंस एंड मे सजेस्ट एनी फर्दर मेजर। वो कमेटी जो है वो क्वार्टरली मीटिंग्स लेंगी
और कुछ अगर उनके बाद भी उनको चेंजेस लगते हैं रिव्यूज करने के बाद, तो वो अपनी रिव्यू मीटिंग्स में या जो भी उनको कंप्लायंस करवाना है वो सजेस्ट कर सकती है। The committee shall consider the cumulative and independent impact of Chardhan project on entire Himalaya Valley। ठीक है, The committee shall consider the cumulative and independent impact। भाई जो हिमालय है, हिमालय वैली है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो सब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखेंगी कमेटी। तो कमेटी का बेसिकली काम है जो बीच में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सारी एक बार अच्छे से क्या कर ले, वो देख ले। द कमेटी विल आल्सो सजेस्ट द एरियाज इन विच अफॉरेस्टेशन should be taken and the kind of sapling to be planted in case of non-survivable sapling. The further plantation should be done and compensatory afforestation should be 10 times the number of trees cut। भाई साहब बहुत बढ़िया बात, जितने भी ट्रीज कट होंगे अगर उसके 10 गुना ट्रीज और क्या करे जाएंगे, प्लांट करे जाएंगे। ये सारी चीजें भी कमेटी को क्या करनी है, सारी कमेटी ने क्या की है, सजेस्ट की है। समझ में आई बात? बिल्कुल सही है यार। मतलब अगर वो तुम अगर प्रोजेक्ट के तुम्हारा हाईवे बना रहे हो, उसके बीच में अगर जंगल कट रहे हैं, तो वहां पे कुछ और पहले मेजर्स लो, और कुछ भी पॉसिबल नहीं प्लांटेशन का, तो उसे 10 टाइम्स क्या करे जाए, ट्रीज लगाए जाए, प्लांटेशन करा जाए। बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए यार। मैं बोल रहा हूँ देखो, काम तो होना है लेकिन उसके साथ साथ ट्राई करा जाए। ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है भाई जहां पे इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए बिना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो वो कमेटी का बेसिकली काम ही वही है। और अगर फिर भी अगर वो कुछ सजेस्ट नहीं कर पाई या कुछ नई ऑप्शन है, तो उन्होंने क्लियर बोला कि 10 टाइम्स तुमको ट्री लगाने पड़ेंगे, यानी एक ट्री काटोगे तो 10 ट्री लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था बेसिकली। जजमेंट है जो बेसिकली भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किए, इशू किए, वही मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। सम इंपॉर्टेंट रिसेंट जजमेंट, एनजीओस रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कम अंडर आरटीआई। अब यार ये देखो, ये क्या आया। अब आपने सुने होंगे जो एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट और अलग अलग पर्पस के लिए काम करने वाली, चैरिटी के लिए काम करने वाली, इनको एक सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग मिलती है। कहां से? गवर्नमेंट से। मतलब इनको सस्ते लैंड मिल रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो एक केस हुआ, उस केस में क्लियर बोला गया, यार मेरे को एक चीज बताओ, इनको अगर ये सब मिल रहा है पैसा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट किसका पैसा दे रही है, पब्लिक की मनी यूज कर रही है, तो उसके लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। हम जो भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहे हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। तो उसके ऊपर केस हुआ कि नहीं, दीज आर नॉट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट दीज एनजीओज आर नॉट गवर्नमेंट एनजीओज। समझ नहीं बात? लेकिन तुम गवर्नमेंट से क्या ले रहे हो, सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग ले रहे हो। तो वहां पे एक केस हो गया, एक वर्ड को लेके, सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग है ही नहीं। सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग का मतलब ऐसा बोला गया कि सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग का मतलब होता है भाई जब 50% से ऊपर क्या हो, फाइनेंसिंग हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर इसके ऊपर क्या दिया, जजमेंट दिया। समझे? बहुत बढ़िया जजमेंट है, पढ़ने लायक है। केस वापस से समझा दे रहा हूं। क्या हुआ ना, जो एनजीओज है उन लोगों को गवर्नमेंट से डिस्काउंटेड रेट में लैंड्स मिलते हैं, जो एनजीओज है उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, काफी पैसा मिलता है। समझ में आई बात? अब उसके ऊपर लोगों ने आरटीआई फाइल करी कि हमको इनसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये एनजीओ के पैसा कहां से आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा हुआ है, और बाकी ये पैसा कहां यूज कर रही है। तो एनजीओज ने बोले हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हम आरटीआई के अंदर आते ही नहीं है। तो फिर उसके ऊपर बात हुई कि नहीं, एनजीओज आर ऑल्सो कवर्ड। अगर वो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग ले रही है गवर्नमेंट से, तो लोगों ने बोला कि सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग का मतलब होता है 50% से ऊपर। अगर हम हमारी एनजीओ की जो काम काज है उसे 50% से ऊपर अगर हम गवर्नमेंट से ले, तो दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग। उससे कम है तो हम जवाबदेही नहीं है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया क्या बताया, डिसीजन दिया। उसके ऊपर बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, डिसीजन आया। सब क्या डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, आओ देखते हैं। In the case of DAV College Trust and Management Society and ORS was the Director of Public Instructions and ORS, appeal number दिया हुआ है, judgment dated 17th September 2019, Honorable Supreme Court of India in paragraph 26, 28, 29 observed that in our view substantial means a large portion. It does not necessarily have to mean a major पोर्शन और मोर देन 50%। भाई साहब हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हमारी नजर में सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज पोर्शन। समझ में बात, लार्ज पोर्शन, एंड दैट डजंट मीन कि लार्ज पोर्शन या सब्सटेंशियल का मतलब हो गया मेजर और मोर देन 50%। नहीं, मेजर नहीं या ना मोर देन 50%, कोई डिफाइंड नहीं है। समझ में बात, हमारे नजर में सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज। नो हार्ड और फास्ट रूल कैन बी लेड डाउन इन दिस रिगार्ड। सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग कैन बी बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोले सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग जो वो बोल रहे हो, जो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है बेसिकली वो एनजीओज में, या उनको पैसा दे रही है, वो हो सकता है कि डायरेक्ट पैसा दे आपको, या हो सकता है इनडायरेक्ट हो। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आपको डिस्काउंटेड लैंड गवर्नमेंट ने दे दी। 1 करोड़ का लैंड आपको 20 लाख रुपए में दे दी गवर्नमेंट ने,
क्योंकि आप चैरिटी का काम कर रहे हो, एनजीओ हो आप, तो दैट इज इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो भी कवर्ड है बोलता। टू गिव एन एग्जांपल, इफ अ लैंड इन अ सिटी इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अ हैवी डिस्काउंट और ऑन अ हैवी डिस्काउंट टू हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सच अदर बॉडी, दिस इज इन सेल्फ कुड बी ऑल्सो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग। क्लियर बोल दिया। अब देखो यार, यहाँ पे मजे की बात बताओ क्या, बहुत बढ़िया बात है। गवर्नमेंट ने बोली कि मान लो बोले हम फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे देते या डिस्काउंटेड रेट पे लैंड दे देते हॉस्पिटल्स को या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, समझ में ये बात, या किसकी अगर हम बात करें तो अदर बॉडीज को, है ना, तो वो भी सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग की डिक्शनरी में, मतलब सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग के मतलब के अंदर वो भी कवर होता है। बेसिकली ये सब जो पॉलिटिशियंस है ना, वो लोग क्या करते हैं, हैवी डिस्काउंट्स पे गवर्नमेंट से क्या लेते हैं, अपनी एनजीओज खड़ी करके लैंड्स वैंड्स लेते हैं और वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। और अब उनसे आरटीआई के बारे में पूछा गया तो वो दिक्कतें आ गई उन लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर दिया कि नहीं भाई, उनको आरटीआई में जवाब देना पड़ेगा। द वेरी एस्टेब्लिशमेंट of such institution, if it is dependent on the largesse of the state in getting the land at cheaper price, would mean that it is substantially financed। भाई अगर तो डिपेंडेंट है कि जब वो गवर्नमेंट उनको कम से कम रेट में, डिस्काउंटेड रेट में लैंड देंगे तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई तो ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। कहाँ 50% का कोई रोल नहीं है। मतलब ये लोग परसेंटेज में घुसाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम 50% में आ जाते हैं, मेजर में नहीं आ रहे, तो हम क्यों आरटीआई में अपने डिटेल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली नहीं, यू हैव टू, merely because financial contribution of the states come down during the actual funding will not mean that itself mean will not by itself mean that the indirect finance given is not to be taken into consideration। भाई तुम्हारे जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है भले वो कम है तुम्हारे एक्चुअल फंड से, लेकिन फिर भी अगर तुमको वो इनडायरेक्ट फाइनेंस कर रही है तो वो भी तुम्हारा इंक्लूड होगा। द वैल्यू ऑफ लैंड विल हैव टू बी evaluated not only on the date of allotment but even on the date on the question arises as to whether the said body or NGO is substantially financed। अब एक और बहुत प्यारी बात बोल दी गई, बोले लैंड की जो वैल्यू है वो उस दिन की मत लेना, बोले सिर्फ जिस दिन अलॉटमेंट हुआ था 20 साल पहले, 5 साल 50 साल पहले, जिस दिन ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है या नहीं है, मतलब अगर आज हो रहा है तो आज की लैंड की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिटरमाइनिंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इज वेदर द बॉडी अथॉरिटी एनजीओ कैन कैरी इट्स एक्टिविटीज इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, एक और तरीका है, बोले वो तरीका ये है कि तुम अगर विदाउट गवर्नमेंट की बॉडी और गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तुम अगर एनजीओ चला सकते हो, समझ में, विदाउट हेल्प से, तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं चला सकते हो तो तुम सब्सटेंशियली फाइनेंस हो। इफ इट इज फंक्शन डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस ऑन द गवर्नमेंट देन नो मैटर ऑफ डाउट्स दैट इट हैज टू बी टर्म्ड एज सब्सटेंशियली फाइनेंस। मतलब अगर तुम्हारी खुद की अकेले की बदौलत तुम विदाउट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग तुम्हारी एनजीओ चल ही नहीं सकती, बंद हो जाएंगी तुम्हारी एनजीओ उठा के, तो बट बात ही खत्म होगी ना। बोले फिर तुम सब्सटेंशियली फाइनेंस दियो गवर्नमेंट से, चाहे उन्होंने क्या दिए नहीं दिए, मैटर ही नहीं करता तुम्हारे को। While interpreting the provisions of the Act, while deciding what is substantial finance, one has to keep in mind the provisions of the Act. This Act has to be enacted with the purpose of bringing in transparency, public dealing, probity in public life. Fast हो गया ना वापस से। While interpreting the provisions of the Act, that means which Act? देखो थोड़ा सा समझाता हूँ। Which Act? RTA Act. तो RTA, while deciding that what is substantial finance, one has to keep in mind the provisions of the Act. The Act was with the purpose of bringing transparency in public dealing। public dealing में transparency लाने का वो act का क्या था, intention था, और probity in public life। if NGOs other bodies get substantial finance from the government, we find no reason why any citizen cannot ask for information to find out whether his money or her money which has been given to the NGO or any other body is used फॉर द रिक्विजिट पर्पज और नॉट। भाई साहब, अगर एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट के अंदर, आरटीआई एक्ट के अंदर की ट्रांसफर ही होंगी, ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी एक बंदा क्यों ना पूछे आरटीआई एक्ट के तहत अपना उसका पैसा कहाँ पे यूज हुआ है। बहुत बहुत मतलब शानदार बात बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने। वो उन्हें क्लियर बोल दिया कि भाई हम कैसे बात को मान ले कि अगर लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा, पब्लिक का पैसा वो वहां पे लगा हुआ है और वो आरटीआई एक्ट के थ्रू वो नहीं पूछ सकते, तो आरटीआई एक्ट का मतलब ही क्या है फिर। बोले बिल्कुल पूछना चाहिए उन लोगों ने। एक फूड एडल्ट्रेशन का केस है इन केस ऑफ राजकुमार द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट ही केस है सीधा सीधा। We are on the considered view that once standards are laid down by the legislature, then those standards have to be followed in items like milk। अभी केस के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बंदा है उसने क्या किया था, वो लोग उसके अगेंस्ट में केस था बेसिकली। उसने
जो फूड के मैटर, फूड वगैरह होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को, जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट बनाती है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए थे। मिल्क था बेसिकली वो, और वो स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतर रहा था, लेकिन उसके जो मिल्क वगैरह था उसकी वजह से किसी की हेल्थ को इतना ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार देख यार, तुमने अगर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, ही हैज़ टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, है ना। उसको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। और तुम अगर ये बोल रहे हो कि इससे पब्लिक हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा, ये छोटी सी बात है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले वो कवर होगा और उसको क्या होंगी, सजा भी होंगी। अब बताता हूँ, वी आर ऑन द कंसिडर्ड व्यू दैट वन स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन बाय द लेजिस्लेचर देन दोस शैल बी फॉलोड इन आइटम्स लाइक मिल्क व्हिच इज प्राइमरीली फूड under the act. It is not necessary to also prove that a food item has also become unfit for human consumption or injurious to the health. In case of food coming under the act, it is not required to prove that the food was injurious to health. अब देखो एक्ट के अंदर अगर आ रहा है बोलते फूड, तो तुम ये मत बताओ बोले कि वो इंजूरियस है या नहीं है, तुमने वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो क्यों नहीं करे। बेसिकली केस इज सिंपल कि तुमने वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो क्यों नहीं करे जो स्टैंडर्ड्स लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ है। और अगर तुम वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे तो इट इज इटसेल्फ इंजूरियस टू दी हेल्थ। समझ में आई बात ही खत्म होगी। मतलब कितना बढ़िया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। चलो गाइस मिलते हैं।